देखिए बाबू इधर, रेडी, देखिए बात नहीं, आस्ते, देखिए स्टार्ट करें टॉपिक। तो देखिए आज हम लोग का टैक्स का, ये आज से फिर से एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टैक्स का पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टैक्स में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, ये सब करवा दिए। टैक्स का पहला यूनिट 10 मार्क्स से कंप्लीट हो गया। वो एक तरह से समझिए तो पूरा थ्योरी ही था। अब आज से टैक्स का दूसरा यूनिट हम लोग स्टार्ट करें, सेमेस्टर 4 टैक्सेशन, दूसरा यूनिट का डे 1। बात समझिए, इस तरह से ही आपको नोट्स बनाना है। यूनिट 2 का डे 1 हम लोग करेंगे। रुक जाइए अभी मत लिखिएगा। यूनिट 2 के अंदर में ना बाबू 2 चैप्टर है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का सिलेबस अगर आप देखोगे तो यूनिट 2 के अंदर कितना चैप्टर है वो बताइए, 2। तो यूनिट 2 के अंदर में 2 चैप्टर है बाबू, समझे ना। तो देयर आर 2 चैप्टर्स अंडर यूनिट 2। तो ये बात मत करिए, यूनिट 2 में 2 चैप्टर है। पहला देखिए टोटल कवरेज यूनिट 2 का है 30 मार्क्स का। इसके अंदर में 2 चैप्टर है। एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरीज या सैलरीज इनकम बोलिए डायरेक्टली। तो यूनिट 2 के अंदर में कितना मार्क्स है बाबू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी। यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया आपको, जितना थ्योरी था सब कर लिए। रेसिडेंशियल स्टेटस से लेके एग्रीकल्चर इनकम, एक्सेप्टेड इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट सब। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी जो है वो आपके एग्जाम में बात नहीं, 15 मार्क्स का कवरेज है और सैलरी भी कितना मार्क्स का, वो 15 मार्क्स। मतलब सेमेस्टर 4 में जो सबसे बड़ा चैप्टर 2 है वो यही है। सेमेस्टर 4 में जो सबसे बड़ा चैप्टर 2 है वो यही 2 है। तो इस दोनों तो एक साथ नहीं स्टार्ट होगा ना, दोनों में से कोई एक स्टार्ट होगा। तो दोनों में से कोई एक चैप्टर हम लोग का आज स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग देखिए, आज हम लोग एक चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं। बाबू बुला रहे मम्मी आपको, ठीक है। तो एक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, समझ गया ना क्या है नहीं है। तो आज हम लोग नया शुरुआत करने जा रहे हैं। अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हम नया चीज़ का शुरुआत करने जा रहे हैं। चलो अब कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दे दीजिए, बुक निकालिए, कॉपी भी निकाल लीजिए साथ साथ। कॉपी में हेडिंग दे दीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग में कौन कौन ऐसे बच्चे जिनका बुक नहीं मिला, हाथ बढ़ाइए। 1 2 3 4 5 6। अब पूजा बाद ही मिलेगा लग रहा। लेट कम लेट सर, थोड़ा लेट है। आज से इधर देखिए, बहुत ध्यान दीजिए वर्ड में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कॉपी में हेडिंग दे दिए 15 मार्क्स। चलिए रेडी, एकदम पवित्र से कॉपी बना लीजिए। देखिए आस्ते बाबू, एक चीज याद रखिएगा, टैक्स बिना थ्योरी का नहीं होगा। तो टैक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी। जितना अच्छा से थ्योरी समझिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, याद रखिएगा। टैक्स में जितना अच्छा से थ्योरी समझिएगा उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उतना आराम से समझ बना पाइएगा। सो अब डेफिनेट सब बात है। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला डे है। तो दिस इज द डे 1 ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ गए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला दिन। कॉमन सेंस पहला दिन है तो पूरा का पूरा क्लास जो है वो प्रैक्टिकल है ना, थ्योरी है। थ्योरी इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरी नहीं है गाइस, एग्जाम ओरिएंटेड 2-3 ही थ्योरी है इसमें जो आपको पढ़ना है। पहला, दूसरा और तीसरा, वो पूरा आपको आज हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद सम्स बेस्ड थ्योरी होगा, सम्स बेस्ड थ्योरी। तो अगला दिन से प्रैक्टिकल वाला पार्ट में एंटर कर जाएंगे। आज पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन है। चलिए रेडी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किससे कहते हैं, इसका क्या मतलब है। तो इसको देखो, आपको मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं बाबू, 5। कितने होते बोलिए ना, 5। कितने होते बोलिए, 5। कितने होते, 5। और 5 इनकम में एक यूनिक इनकम है, उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट सवाल ये है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कब लगेगा। तो इसको अगर आप बहुत ही लोकल लैंग्वेज में समझना चाहोगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब द इनकम दैट अराइजेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से जो कमाई आपका हो रहा है उसी को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं। बट ये जो हमने आपको बताया ये डेफिनेशन लॉ का डेफिनेशन नहीं है। ये जो हमने बताया ये डेफिनेशन टैक्स का डेफिनेशन नहीं है। लॉ का और टैक्स का अपना एक स्टाइल है, अपना एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को और भी लोकल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो अगर आप बाड़ी वाला हो या फिर बाड़ी वाली हो
तो आप समझ लीजिए ये आपका बात हो रहा, ये इनकम उन बच्चों के लिए चलो बाड़ी वाला है या बाड़ी वाली है। तो आप लोग में एनी बाड़ी वाला, एनी बाड़ी वाली, सिमरन तो बाड़ी वाली है, हमको पता है। हाँ तो आप ही ना हुए सिम लिटिल बाड़ी वाली। सुनो, आप लोग में जो भी बाड़ी वाली होंगे या बाड़ी वाला होगा, मतलब जिसका बाड़ी होगा या घर होगा या बिल्डिंग होगा या फ्लैट होगा, आप लोग भाड़ा देखिए यहाँ पे बाड़ी वाला बंगाल में यूज किया जाने वाला एक वर्ड है। अब ये मतलब बाड़ी वाला मतलब बाड़ी ही होता है, बाड़ी वाला मतलब बिल्डिंग में भी घर है तो बाड़ी वाला ही है। अगर मान लीजिए आपके पास 4-5 घर है, आप घर को भाड़ा लगा के पैसा कमा रहे हो, तो आप ही का तो बात हो रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगने के लिए 3 कंडीशन होता है, वो 3 कंडीशन अभी आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले आप सिंपल भाषा में समझिए कि अगर आप बाड़ी वाला हो या बाड़ी वाली हो तो आपके ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो हाँ कि नहीं? तो आप लोग में कौन कौन है बाड़ी वाला? हाथ बाहर में किसी को नहीं बोलेंगे प्लीज। आप है बाड़ी वाला, तो बाड़ी वाला का लड़का, ठीक 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 ठीक। देखिए रेडी? तो कोई भी हो आप लोगों में से, उन लोगों का ही बात है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है चैप्टर पढ़ना, सबको है, लेकिन उन लोग अपना दिल से फील करके पढ़िएगा। चलिए देखिए पहला बात समझिए। अच्छा एग्जाम में पूछेगा एक्सप्लेन द बेसिस, हाँ सैनवाज ओवर रिएक्शन नहीं। अगर एग्जाम में पूछेगा कि एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ चार्ज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेसिस ऑफ चार्ज बताइए, तो मतलब टैक्स कब लगेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कब लगता है, तो क्या ही लिखेंगे हम बाड़ी वाला होंगे तो टैक्स लगेगा, बाड़ी वाली। ये सब सुनने में समझने के लिए अच्छा था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज इनकम दैट अराइजेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, बट एग्जैक्टली टैक्स का क्या भाषा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है 22 से 27। कोचिंग का बुक में पेज नंबर बता दीजिए। कोचिंग का बुक में पेज नंबर 41, बट क्या है ना, कोचिंग का बुक में गलती कर दिया, क्या किया कि दो, इसके बाद जो दो आंसर है उसका 2 पॉइंट ही दिया, जबकि हमको 5 पॉइंट कम से कम एग्जाम में 5 मार्क्स में देना होगा, तो वो आपको हम कॉपी में लिखवा देंगे। कॉपी नहीं लाए हो ना? लाए हैं। तो कॉपी का यूज अब टैक्स में इतने दिन से कॉपी का यूज नहीं हो रहा था, अब कॉपी का यूज एक्टिवली होगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में एंटर करेंगे, सम्स वाला पार्ट में एंटर करेंगे। भाइयों और बहनों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या है? 22 से 27। तो आपसे अगर पूछेगा ना कोई कि विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स एक्ट का कौन सा सेक्शन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन सा सेक्शन में आता है? 22 से ओके। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स कब लगता है? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज मतलब टैक्स कब लगेगा, टैक्स कब लगेगा? 3 कंडीशन। पहला, लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा, आपका होना चाहिए। तीसरा, भाड़ा पे होना चाहिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स लगने के लिए 3 कंडीशन। 3 किताब में बहुत कुछ लिखा रहता है, हम लोग नोट्स में भी बुक से ही नोट्स बनाया जाता है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो काम का बात है सुनिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स तब लगेगा जब लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसा जो लैंड एंड बिल्डिंग जैसा है। लैंड एंड बिल्डिंग या एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग या फिर एनीथिंग दैट इज अटैच्ड टू लैंड एंड बिल्डिंग। जैसे हम लोग का बाड़ी है, ये पूरा बिल्डिंग, तो ये जो पूरा बिल्डिंग हो गया, ये क्या हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा, मेरा अगर ये होता, अगर ये मेरा होता, तो अगर हम उसको भाड़ा लगाते तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलते। तो कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलने के लिए हाउ मेनी कंडीशंस? 3 कंडीशंस। पहला, देयर मस्ट बी लैंड एंड दूसरा, you must be the yes, and the property must be let out मतलब भाड़ा लगाइएगा। अगर आप खुद रह जाइएगा तो फिर वो तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अगर आप भाड़ा लगा रहे हो तो ये किस कैटेगरी में आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझे कि नहीं समझे बोलिए? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगने के लिए क्या क्या कंडीशन है बाबू? 3। पहला, देयर मस्ट बी लैंड एंड। दूसरा, द पर्सन मस्ट बी द ओनर, जिसका आप बात कर रहे हो क्या होना चाहिए? ओनर। और उस प्रॉपर्टी से इनकम होना चाहिए। इनकम कैसा इनकम? भाड़ा वाला इनकम, लेट आउट रेंटेड इनकम होना चाहिए। ऐसा नो गाइस? बट इसमें भी कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं। पहला बात है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ही होना चाहिए। एनीथिंग लैंड एंड बिल्डिंग और समथिंग अटैच टू लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे लॉ के बुक्स में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग एंड एनीथिंग अपॉर्टेनेंट टू लैंड एंड बिल्डिंग। कोई भी जो लैंड एंड बिल्डिंग के जैसा है, लैंड एंड बिल्डिंग से अटैच, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग के साथ पार्किंग एरिया होता है, उसको भी लैंड एंड बिल्डिंग में कंसीडर किया गया। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग के साथ मान लीजिए अंगना होता है। अंगना समझते हो? आंगन क्या था बाबू? आंगन।
तो जैसे हम लोग कोचिंग का बार में इतना बड़ा अंगना है, तो ये सब क्या हो गया, बात समझ रहे ना, कोर्ट यार्ड, बैक यार्ड, अप्रोच एरिया जहाँ से मतलब आदमी मूवमेंट करेगा, एंट्री करेगा, वो सारा लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट में कंसीडर हो जाता है। दूसरा बात याद रखिएगा, खाली ज़मीन को हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। खाली ज़मीन, वेकेंट लैंड, हम क्या बोले, लैंड एंड बिल्डिंग, नॉट ओनली लैंड। खाली ज़मीन अगर आपका है ना तो वो लैंड एंड बिल्डिंग में नहीं आएगी। खाली ज़मीन कहाँ चला जाता है, खाली जमीन जो है वो हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। खाली जमीन से जो इनकम होगा ना, वेकेंट लैंड से, इनकम फ्रॉम वेकेंट लैंड, वो कहाँ चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो भी चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे, अभी बस टॉपिक बता रहे। तो यहाँ पर कोचिंग का बुक में बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स लिखा हुआ है, एक बार आपके लिए हम पढ़ देते हैं, फिर ये टॉपिक को कवर करके आगे बढ़ेंगे। दीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एनुअल वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू ऑफ विच एसएससी इज द ओनर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ ज़्यादा ही अच्छा लिख दिया, समझ ही नहीं आया। उसके नीचे The annual value is chargeable to income from house property if the following conditions are satisfied. Income from house property charge होगा अगर ये सारे कंडीशन हो। क्या कंडीशन, पहला, प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड तो रिमेंबर नॉट, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द लैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड एंड बिल्डिंग। अब आप लोग कुछ विद्वान बच्चे लोग, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग, तो बिना लैंड का बिल्डिंग कैसे बनाओगे। अगला आइए, फिर देखिए, द एनुअल वैल्यू इज चार्जेबल टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहला लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, क्लियर गाइस। दूसरा, एसएससी मस्ट बी द बुक में देखो ओनर। तीसरा, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, द प्रॉफिट ऑफ विच आर चार्जेबल टू टैक्स। सुनिए, बोला प्रॉपर्टी को आप भाड़ा लगाइएगा तभी इसमें आएगा। अगर मान लीजिए जैसे मेरा ये रूम है, ये कोचिंग करूँ, ये रूम मेरा है और इस रूम में ही हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो हम तो अपना प्रोफेशन कर रहे हैं ना, तो इससे जो पैसा हम कमा रहे, क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, नहीं। तो बोला है टैक्स की लैंग्वेज में याद रखिएगा, प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगने के लिए कितना कंडीशन बताइए, 3। पहला, दिस शुड बी लैंड एंड यू शुड बी द और आप इसको अपना बिजनेस के लिए यूज मत करिएगा। अगर अपना जमीन को, अपना घर को अपना पर्पस के लिए यूज कर रहे तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, नहीं आएगा। उसको भाड़ा लगाइए ना, तो इस केस में ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज लगेगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल तब होगा जब कितना कंडीशन होगा, वो 3। देयर मस्ट बी लैंड एंड यू शुड बी द एंड द प्रॉपर्टी शुड बी लेट आउट। सेल्फ पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या मान लिया अपना ही बिजनेस कर रहे हैं आप, तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, नहीं आएगा। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर। उसके नीचे देखिए, कुछ यूनिक बात है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, व्हेन यू से लैंड एंड बिल्डिंग इट मींस कार पार्किंग एरिया, अप्रोच रोड्स जैसे आप एंट्री कर रहे हो, बैक यार्ड्स बिल्डिंग के पीछे का खाली जगह, कोर्ट यार्ड्स अंगना, क्या बाबू, यस आंगन, क्या बाबू, आंगन, अटैच टू सच बिल्डिंग्स। क्लियर है गाइज। ये इतना देखो, आंसर में आप ऊपर वाला 3 ही पार्ट लिखना, नीचे वाला नोट्स लिखने का दरकार आंसर में नहीं है। आंसर जब एग्जाम में लिखिएगा बोलिएगा एक्सप्लेन बेसिस ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 22। सेक्शन 22 में बताइए क्या लिखा हुआ है। तो आप नीचे वाला नोट्स मत लिखना, ऊपर वाला। नीचे वाला नोट्स क्यों जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लॉजिक को क्लियर करने के लिए। ऊपर वाला सिर्फ कॉन्सेप्ट है। दूसरा समझ गए ना, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, समझ गए ना। वेकेंट लैंड इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी, hence income from vacant land is not taxable under this head but taxable as a income from other source। बोला ना ये बात स्टार्टिंग में, बोला कि नहीं बोला, बोलो। income from subletting is not taxable under IFHP। IFHP मतलब income from house property but under the head income from other source। अब ये क्या है, ये लाइन थोड़ा समझाना होगा। सबलेटिंग मतलब होता है हम आपको दिए घर भाड़ा, आप बेटा किसी और को दिए घर भाड़ा, वो किसी और को दिया घर भाड़ा, और ऐसे प्रोसेस चलता जा रहा है। इसको बोलते हैं सबलेटिंग। बहुत बड़ा ऐसा होता है, हम आपको भाड़ा दिए और आप किसी और को भाड़ा दे रहे, आप हमसे लिए और दिए किसी और को। तो आप हमसे 5,000 में लेते हो भाड़ा और उसको आप 7,000 में देते हो, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000। बहुत लोग ऐसा करते हैं, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। क्या बोलते हैं वो, सब। तो याद रखिएगा सबलेटिंग वाला कॉन्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। वो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जब अदर सोर्स पढ़ाएंगे तो अदर सोर्स बताएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि सबलेटिंग विल नॉट कम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। बोलो हाँ कि नहीं। ये जो नोट्स में क्या दिया हुआ है, नोट्स में वो पॉइंट्स दिया हुआ है ना जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा। जल्दी बताइए, वेकेंट लैंड आएगा, बोलो ना, कम ऑन। वेकेंट लैंड टैक्सेबल होगा IFHP में, होगा यस। कहीं 2 दिन छुट्टी रहेगा ना, कल परसों पूरा फ्रस्ट्रेशन आज निकाल दे, 2 दिन घर में बेरोजगार बैठना है।
देखिए देखिए ये हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है, 2 पॉइंट हो गया। सबलेटिंग वाला भी इसमें टैक्सेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए, अच्छा, अगर कोई आदमी, व्हेन अ पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन इन हिज ओन हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप अपना हाउस प्रॉपर्टी में कोई बिजनेस कर रहे हो तो एनुअल वैल्यू इज नॉट टैक्सेबल, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या है वो वाला चला जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे मान लीजिए मेरा कोचिंग है, मेरा ये रूम मेरा है, इसमें हम कोचिंग पढ़ा रहे, या मान लीजिए कोई कपड़ा दुकान खोली, या मुझे बर्तन का दुकान खोली, कुछ भी बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे, अगर आप अपना प्रॉपर्टी में बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो तो वो वाला पार्ट हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा। वो कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बोलो हाँ कि नहीं। उसके बाद इफ एन एसएससी लेट आउट प्रॉपर्टी टू हिज एम्प्लॉय, अगर आप अपने मजदूर को, अपने वर्कर को प्रॉपर्टी दे रहे हो, क्या है वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए जैसे आदित्य मान लीजिए सोनारपुर से आता है, सोनारपुर बहुत दूर है, आदित्य सोनारपुर से आता है और हम देखें कि ये आदित्य मान लीजिए मेरे पास जॉब करता है, स्टाफ का काम करता है। अब आदित्य मान लीजिए इतना दूर से आ रहा है, हम देखें इसको आने जाने में बहुत खर्चा हो जा रहा है, हैरेसमेंट भी हो जा रहा है। हम एक काम करो बाबू, मेरा गोडाउन में पीछे खाली जगह है, तुम वहीं पे रह जाओ, तुम वहीं पे अपना रात बिता लिया करो। गलत मत समझिए, गोडाउन में जगह बहुत से, बहुत बड़ा गोडाउन पीछे पड़ा हुआ है, उसी में आप जाइए, रहना स्टार्ट करें। अब अगर मान लीजिए गोडाउन में रहने के लिए उसको दे दिए, उसको भी तो दिए घर रहने के लिए, तो बोला ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा, ये आपका पीजीबीपी हो गया। हम उसको क्यों रहने दे रहे पता है, याद रखिएगा, मालिक लोग जो होते हैं ना, बिजनेसमैन लोग, वो लोग बहुत चालाक होते हैं गाइस, वो आपको 1 रुपया भी फ्री का नहीं देते। और अगर वो आप मालिक हो, हम अगर उनको यहाँ पे रहने दे रहे तो उससे लाभ मेरा ही है। जब जो काम होगा भाई करवा देंगे, ऑफिस का काम तो करा ही देंगे, मेरे भाई जाओ बाजार से वो सब्जी लेके आओ। आप लोग सुने होंगे, मम्मी पापा लोग भी बोलते हैं ये बात आकर के कि कोई मालिक के पास अगर कभी मालिक बोलता है ना आज घर में यहीं पे रह जाइए, यहीं पे रह जाइएगा मतलब क्या हो बेटा, यहीं पे रह जाइए मतलब सुबह में बोलेगा मैं बच्चा होता है स्कूल छोड़ दो, पगला कहीं का। फिर कभी बोले थोड़ा गाड़ी साफ करवा देते तो अच्छा रहता। तो इसीलिए ना मालिक लोग कभी अगर घर दे ना बाबू तो वहाँ पर रहने का नहीं, आप लोग सिखाते रहे। फ्यूचर में कभी अगर आप जॉब करो, कभी करोगे ही, अरे कुछ ना कुछ तो जॉब करोगे ना पापा, बस समझे। तो फ्यूचर में अगर आप जॉब करिएगा तो आप जाइएगा ना कंपनी आपको बेनिफिट्स बहुत दे रहा, तो अगर कंपनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा तो आप समझ जाइए कंपनी को आपसे बेनिफिट है, कंपनी को बेनिफिट है इसलिए आपको बेनिफिट दे रहा। अगर असते कंपनी को अगर बेनिफिट नहीं होगा तो कंपनी आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो यू आर प्रोवाइडिंग दिस बेनिफिट टू द एम्प्लॉय फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। आप ये बेनिफिट अपने वर्कर को दे रहे क्योंकि आप चाहते हैं कि बिजनेस मेरा आराम से चले, और अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस आराम से चले इसके लिए आप उसको बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये वाला जो है ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं लगेगा, पीजीबीपी। देखिए लिखा होगा, इफ एन एसएससी लेट आउट द प्रॉपर्टी टू हिज एम्प्लॉइज where such letting out supports smooth flow of business, then such letting out shall be chargeable to under the head profit and gains from business and profession. A last point, if a building consists of several flats, each flat is a separate house property. लाइन को समझिए, ये सब लॉ का भाषा है, इसमें हम कुछ भी नहीं लिखेगा, इस सब टैक्स के बुक से दिया हुआ है। एक बिल्डिंग है, वाह, इस बिल्डिंग में जैसे हम लोग का कोचिंग का बिल्डिंग, सो बिग बिल्डिंग, कोचिंग का बिल्डिंग है, कैडबेरी लग रहा, वाह। आपको खाली बेइज्जती करना जानते हो बाबू। 5 और 6 तो रूम है हम लोग का बिल्डिंग में ना, 6 रूम है। ये जो बिल्डिंग हम लोग का, इस बिल्डिंग में 6 रूम है, 1 2 ऐसे करके मान लीजिए 6 रूम है। तो इसमें से एक प्रॉपर्टी ये वाला फ्लैट मेरा है, ये वाला फ्लैट अगर मेरा है इसका मालिक कौन हो गया, हम। तो इसमें देखिए ये एक हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये एक 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 हाउस प्रॉपर्टी, मतलब मेरा कितना हाउस प्रॉपर्टी हो गया, 6। मतलब पूरा बिल्डिंग ही मेरा है, तो बात ही नहीं है। बट बोला गया कि अगर आपका एक बिल्डिंग में बहुत सारा फ्लैट्स है तो सेपरेट फ्लैट को सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है। अब ये मत सोचिए कि पूरा बिल्डिंग होगा तभी हाउस प्रॉपर्टी होगा, ये कंफ्यूजन बाद में आपको हो सकता है कि पूरा बिल्डिंग होगा तभी हाउस प्रॉपर्टी होगा, जरूरी नहीं। ये रूम मेरा है, इसको हम भाड़ा लगाए तो ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी, वो रूम पूजा का है, पूजा भाड़ा लगाए तो पूजा क्या क्या हो गया, हाउस प्रॉपर्टी। ये पूजा का घर है बोला, बस समझे ना। तो किसी को खाना वाना होगा तो जाके खा लीजिएगा बगल में घर, तो वो क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ रहे हैं, इनकम फ्रॉम क्या बाबू, हाउस प्रॉपर्टी, एकदम बगल में, एकदम नियर बाय। समझ गया ना। तो जल्दी से हम आपसे सवाल पूछ रहे, बताइए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, आज का डिस्कशन पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन है, बस समझे ना। अब ये लाइन को जब आप घर में पढ़ोगे ना एकदम पानी लगेगा पूरी लाइन, क्योंकि ये लाइन टैक्स का भाषा है ना। आपको स्टार्टिंग में जब तक समझोगे नहीं ना बहुत हार्ड लगेगा, समझ जाइएगा तो ईजी लगेगा। हम आपसे पूछते बताइए, फिर हम लोग अगला पार्ट पढ़ाएंगे आपको। भाइयों और बहनों,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? टैक्स लगने के लिए कितना कंडीशन फुलफिल करना हो? पहले देयर मस्ट बी द लैंड, द पर्सन मस्ट बी द एंड द लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट नॉट बी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। हो गया 3 पॉइंट। 4 मार्क्स में पूछेगा 3 पॉइंट लिख के आ जाइएगा। थ्योरी भाई भी उसका बताइए कंप्लीट। अच्छा एक बात बताइए, वेकेंट लैंड हाउस प्रॉपर्टी आएगा? अगर अपना घर में किसी नौकर को रहने दे रहे हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? अगर भाड़ा का घर भाड़ा लगा रहा है हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? समझ रहे हो ना? ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ाया। अब आते तो एग्जाम में 3 ही पॉइंट ऊपर वाला लिखिएगा, बार बार बोल रहे एग्जाम में ऊपर वाला 3 ही पॉइंट लिखिएगा, लेकिन ये सब समझाने के लिए दिया होता है डिटेल में, ठीक है? अच्छा पढ़ाई पे ध्यान दो। उसका देखिए अगला पॉइंट में आओ। अगला टॉपिक जो है ना नोट्स में लिखा हुआ ठीक से नहीं, तो कॉपी निकाल लीजिए, लिख लीजिए। 2 ही पॉइंट वहाँ पे लिया, तो 2 एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछेगा, 2 पॉइंट लिखने से तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो एग्जाम 5 पॉइंट। अगला टॉपिक है आपको डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप बुक में है लेकिन 2 ही पॉइंट लिखा हुआ है। डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन कितना बोलिए? 27। हेडिंग आप जैसे हमने लिखा वैसे आप भी लिख दो ना, डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27। सुंदर तो लगेगा बाबू, आपने लिखा है, सुंदर कैसे नहीं लगेगा? डीम्ड ओनरशिप चले, पहले तो इसका मतलब जानना होगा। ये बहुत बार आया है क्वेश्चन थ्योरी में। थ्योरी में इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बार आया। डीम्ड ओनरशिप, डिफाइन डीम्ड ओनरशिप, एक्सप्लेन डीम्ड ओनरशिप, या राइट शॉर्ट नोट ऑन डीम्ड ओनरशिप, या गिव 5 एग्जांपल ऑफ डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप का एग्जांपल दो। सुनिए, डीम्ड शब्द का मतलब इंग्लिश में होता है जो है नहीं बस लग रहा है नहीं, लग रहा है नहीं, मान लिए हैं, उसको बोलते हैं डीम्ड। तो डीम्ड ओनरशिप मतलब ऑल दोज पीपल हु आर नॉट एक्चुअली द ओनर, who are not actually the owner but they are considered as the owner in the eyes of law। जो लोग मालिक नहीं है बट उसको मालिक माना जाता है लॉ में उसको भी मालिक माना जाता है। सर कैसे? सर एग्जांपल दीजिए। 5 एग्जांपल आपको हम देंगे, 5-6 लिखवा देंगे। पहला एग्जांपल आया है, अभी आप लिखना होता, हम लिखवाएंगे अपने हिसाब से। स्पाउस समझाते हैं कि लिखाते हैं? स्पाउस मतलब अगर आप लड़की हो तो आपका पति, और अगर हमको लगा कि इसी ऑफ करने में घर सफोकेशन होने लगेगा, इसी है इसलिए आप लोग रिलैक्स बैठे हो, तो इस रूम में इतना आदमी में बैठ नहीं पाएंगे हम लोग, समझे? तो माय डियर स्टूडेंट, फ्लो खराब कर दिया। फीलिंग लड़की है तो पति, और लड़का है तो पत्नी। क्या वो? पत्नी। तो लड़की देखो, अगर आप किसी के पत्नी बनेंगे भविष्य में तो आपका पति, और अगर आप किसी का पति बनिएगा भविष्य में तो आपका पत्नी। सो गाइस यहाँ पर क्या है ना, स्पाउस शब्द आज के जमाना मॉडर्न इंग्लिश में लोग बहुत यूज करते हैं। पहले जमाना में लोग वर्ड यूज करते हैं हस्बैंड, वाइफ, हस्बैंड, वेरी कॉमन वर्ड, कॉमन इंग्लिश। इसीलिए आप देखोगे ना अभी जितने भी बड़े बड़े फॉर्म्स आते हैं, जैसे कोई कहीं भी फॉर्म्स में अप्लाई करेगा, फॉर्म्स में भी देखिएगा हस्बैंड वाइफ वर्ड बहुत कम रहता है। कोई भी फॉर्म फिलअप करने जाएगा हस्बैंड वाइफ डॉटर सन ये सब लिखा रहता है ना, तो रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में लिखा रहता है। हर चीज जाना जरूरी है, उसको कुछ काम आ गया होगा, जा रहा, क्यों जा रहे हो, काहे जा रहे हो, उसको बता के जाइए। कुछ काम हो कैसे नहीं जा रहा हो अर्जेंट, ठीक है जाइए। क्या उसको कुछ घर में इमरजेंसी हो गया होगा, तो हर चीज ये बहुत गलत आदत है। काहे जा रहा भाई, हमको बता के जाना भाई, उसका मन खराब है, आप उससे पूछ रहे काहे जा रहा भाई, हर चीज मत जाना। ये आप मेच्योरिटी लाई अपने अंदर। स्पाउस, जब बात समझे स्पाउस की बात कर रहे थे, तो अगर बात समझे ना, पति के लिए पत्नी, तो अगर आप लड़की हो तो आपका पति, अगर आप लड़का हो तो आपका पत्नी, ये दोनों क्या हो गया? स्पाउस। तो स्पाउस एक कॉमन जेंडर वर्ड है, बात समझे? जैसे टीचर शब्द, टीचर कैन बी मेल और कैन बी फीमेल, वैसे स्पाउस मतलब क्या? ऑपोजिट रिलेशनशिप। ऑपोजिट रिलेशनशिप मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी है तो आपकी धर्म पत्नी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट उसका मालिक बन जाती है। बाय डिफॉल्ट उसका क्या बन जाती है? मालिक। और अगर आप मान लीजिए वाइफ हो किसी के, या बनोगे भविष्य में, मान लीजिए आपका पास अगर कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी है तो आपका पति बाय डिफॉल्ट उसका क्या बन जाता है? मालिक। ये लॉ में लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? स्पाउस। क्या बोलते हैं? स्पाउस, स्पाउस वाला रिलेशनशिप। ये सब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज है गाइस, आप एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे, बट एट द सेम टाइम को रियल लाइफ में बहुत यूज होगा इस सबका। आप फॉर्म फिलअप करने के वहाँ पे लिखा बोले ई का होगा भाई, कहाँ पढ़ेंगे? पूरा ग्रेजुएशन करके गए, एमबीए कर लिए, पता ही नहीं कि स्पाउस का मतलब क्या होता है। स्पाउस मतलब होता है ऑपोजिट रिलेशनशिप।
समझ गए बच्चों? तो अगर आप अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको कौन सा मालिक माना जाएगा? डीम्ड ओनर। जब तक आप माइनर होते हो ना, जब तक आप छोटे होते हो, तब तक आप एक्चुअल ओनर नहीं बन पाते हो। जैसे आप लोग में, अच्छा आप लोग तो 20 साल पार कर गए होंगे, तो आप लोग में जिनका उम्र मान लीजिए कि कोई तो ऐसा ही नहीं आया नहीं हो बच्चा, मान लीजिए किसी का उम्र, समझ रहे किसका बात कर रहे, किसका बात कर रहे बोलिए? हाँ, किसी का उम्र मान लीजिए 17 साल है, तो 17 साल तक माता पिता के प्रॉपर्टी में, ध्यान से सुनिएगा, 17 साल तक माता पिता के प्रॉपर्टी में आप एक्चुअल ओनर नहीं होते हो, डीम्ड ओनर होते हो। क्या होते हो? डीम्ड। जब तक आपका 18 साल नहीं होगा तब तक आप एक्चुअल ओनर नहीं बनना। समझ गए बात? तो यहां पर लिखिए पॉइंट नंबर 1, बात नहीं लिखिए पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस। एक मिनट, लाइन को काट दीजिए। ये आंसर सही है, लेकिन पहले डेफिनेशन लिखा के फिर एग्जांपल देंगे। असल कुछ बड़ा करना है तो कुछ छोटा चीज को त्याग कर दीजिए। लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखा देते, लिखिए डीम्ड ओनर आर नॉट the actual legal owner, deemed owner are not the actual legal owner, but considered as owner under section 27। अंडर सेक्शन कैसे लिखिएगा? U/S.27 हो गया, जैसे लिखा हुआ था उस समय, हो गया। पैराग्राफ चेंज। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डीम्ड ओनर पॉइंट नंबर 1, ऊपर में जो लिखे थे, जो आप लाइन आपको कटवा दिए, वो गलत नहीं था माय डियर स्टूडेंट। आप ये मत सोचिए हम गलत लाइन लिखवा दिए आपको, वो लाइन जो था हम लोग को अच्छा से अरेंज करके लिखाना था, फिर हम लोग अच्छा से लिखते हैं इसको। डायरेक्ट एग्जांपल देने से 4 मिलेगा, 4.5 मिलेगा, 5 में 5 चाहिए। लिखिए पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू स्पाउस। Point number 2, transfer of any property। सर ये तो हो गया ना, लाइन सेम होने से आंसर सेम नहीं होता मित्र। ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड कौन? जिसका उम्र 18 साल से कम है, जो बात में बोलता है मैं तो बच्चा हूं ना, लॉ में पढ़ाई थे ना आपको, तो बोल बात बोलता है मैं तो बच्चा हूं ना। लॉ में साफ लिखा हुआ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड फॉर द माइनॉरिटी। समझिए ना, लॉ में लिखा हुआ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड फॉर द माइनॉरिटी। एक माइनर के पास सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि वो माइनर है, याद रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए एक बच्चा आकर के आपको 2-3 तबड़ाक मार दिया, अब आप घूसा बना किसको मारेंगे? अब जैसे माने मैं तो बच्चा हूं ना, उसके पास एक सबसे बड़ा अधिकार यही है कि मैं तो बच्चा हूं ना। आकाश उम्र से बच्चा नहीं है, सिर्फ लुक से बच्चा है। तीसरा पॉइंट लिखिए, एक कैमरा में बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी आकाश। तीसरा पॉइंट लिखिए बाबू, द होल्डर ऑफ इम्पार्शिएबल स्टेट, IMPARTIABLE लिख लिया बाबू। इम्पार्शिएबल स्टेट, ESTAT, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखे थे, वाह। EST, हाँ गलत देखो, पूछा सामने गलत लिख रहे हो। ESTAT स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट और स्टेट दोनों फर्क होता है। स्टेट मतलब होता है प्रॉपर्टी,
अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी इसका बंटवारा नहीं हुआ तो उसका हर एक इंडिविजुअल ओनर को डीम्ड ओनर बोलते हैं। जैसे बात समझिए, पिताजी का 5 कट्ठा जमीन था और आप लोग मान लीजिए 5 भाई है। कितना भाई है? 5। तो पांचों भाई उस प्रॉपर्टी का जिसका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, अब पांचों भाई उसका ओनर है। लेकिन कैसा ओनर है? डीम्ड, नॉट लीगल ओनर, बट कैसा ओनर बताइए? डीम्ड। बोलो हाँ कि नहीं? कितना पॉइंट हो गया बोलिए? क्योंकि पिताजी का प्रॉपर्टी में हिस्सा किसको मिलेगा? आप लोग को मिलेगा। तो पिताजी का प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा आपको ही मिलेगा। तो पिताजी का जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा किसको मिलता है? तो हिस्सा जनरली देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भी अलग अलग लॉ है। तो यहाँ पर क्या है ना, जैसे आपका नॉर्मली पिताजी का प्रॉपर्टी में इंडिया में लड़का को ही हिस्सा मिलता है, बट आसाम और बंगाल में जो नियम है, आसाम और बंगाल ये 2 स्टेट ऐसा है जहाँ पे बेटी को भी मिलता है। तो अगर आप आसाम में हो या बंगाल में हो, अब डिपेंड करता है कि कहाँ का आपका डोमिसाइल है। अगर वहाँ का लॉ आपके ऊपर अप्लाई है, इसीलिए बंगाल, इसीलिए वेस्ट बंगाल में एक यूनिक चीज़ देखोगे कि वेस्ट बंगाल में बाड़ी वालीज आर मोर देन बाड़ी वालाज। बंगाल में आप देखिएगा, हम लोग का वेस्ट बंगाल में तो यूनिक चीज़ क्या देखिएगा, किसी का भी घर में आप कहीं भी अगर रेंटेड हाउस में रहते हो तो देखोगे आपका बाड़ी वाली ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू बाड़ी वालाज। क्योंकि क्या है कि पिताजी का प्रॉपर्टी में बेटी को भी हिस्सा मिल जाता है। जैसे हम लोग का बिहारी फैमिली में अगर आप जाएंगे या बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में कहीं भी जाएंगे, वहाँ बेटी का कोई हक नहीं है। शादी करो, घर जाओ, जाओ अपना घर जाओ। बात समझे ना? वाह वाह। लेकिन आप लोग का क्या है, जो लोग आसाम से हो या बंगाल से हो, आप लोग का क्या है, বিয়ে হয়ে গেছে, ঠিক আছে বাবা আমার হিস্সাটা দিয়ে দাও, मेरा हिस्सा। 4টে বাড়ি আছে, 2টো আমার হবে, 2টো ছোটো भाई হবে, 2টো आपका होगा, 2টো छोटा भाई का होगा। तो वेस्ट बंगाल और आसाम को छोड़ करके बाकी क्या है, बाई बर्थ। बात समझे ना? तो आप लोग बाकी जो दूसरे स्टेट के बच्चे लोग, आप लोग प्लीज़ जाके पापा से प्रॉपर्टी मत मांगने लग जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर समझिए, अगर आपका प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, आप किससे मांगेगा? आपका अधिकार किसके ऊपर होगा? स्पाउस। किसके ऊपर? स्पाउस। स्पाउस। कितना पॉइंट हो गया? 14 लिखिए। 4th पॉइंट, an individual who acquired property, an individual who acquired property under power of attorney, under power of attorney, 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 अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी। कितना पॉइंट हो गया बताइए? 4। अगर कोई आदमी अपना विरासत आपके नाम लिख देता है तो ऑटोमेटिक, मान लीजिए पावर लिखा नहीं है, आप लिखने वाला है लेकिन लग रहा है कि लिख देगा, या आपके नाम पे दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ क्या बाबू? अटॉर्नी। या मान लीजिए कहीं बाहर गया, आपको बोल के गया जाओ मौज करो, मेरा घर ऐसे ही, ये जिसमें हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? पावर ऑफ अटॉर्नी। मालिक ना हो के भी मालिक है। कौन सा मालिक है? एक्चुअल के डीम्ड? अभी तक इस प्रॉपर्टी का, जब तक मेरा बड़ी वाला जीवित है, इस प्रॉपर्टी का हम कैसा मालिक है बताइए? कैसा मालिक है? डीम्ड। और उनके जाने के बाद एक्चुअल। कितना ओनर? एक्चुअल ओनर। कोई नहीं, जगह कोई नहीं उसका हम। इसका देखिए पॉइंट नंबर 5, अगर कोई प्रॉपर्टी देने का बात करें, बोली इसका कोई नहीं, उसका हम। लास्ट पॉइंट लिखिए, द पर्सन who get right of lease, LEASE, lease for minimum 12 years, लीज समझते हैं? लीज क्या होता है? देखिए, शॉर्ट टर्म रेंट को रेंट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म रेंट को क्या बोलते हैं? लीज। लॉन्ग टर्म रेंटल एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? लीज। 12 साल का लीज कम से कम अगर कोई बनवा लिया आपके साथ तो आप डीम्ड ओनर माने जाएंगे। कौन सा माने जाएंगे? डीम्ड। ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। लास्ट टॉपिक लिखिए आज के लिए, लास्ट थियोरेटिकल पार्ट है। लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हेडिंग दीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी which is not taxable, ठीक है? ये भी नोट्स में लिखा हुआ है, 2 पॉइंट लिखा हुआ है, इसीलिए इसका 5 ये इजी देख। 5 ऐसा प्रॉपर्टी का नाम बताइए जहां से कमाई भी होगा, हाउस प्रॉपर्टी भी है, आपका भी है, फिर भी टैक्स नहीं लगेगा।
5 ऐसा हाउस प्रॉपर्टी का नाम पूछेगा आपसे जो टैक्सेबल नहीं। सिंपल है, पॉलिटिकल पार्टी है उसका अगर कोई घर है टैक्स नहीं लगता है। चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी है उससे कुछ कमाई है टैक्स नहीं लगेगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी है उससे कमाई हो रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बस समझ रहे ना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज जिस पे टैक्स नहीं लगता है, कमाते तो है पर टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है लेकिन आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा 5 प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। लिखिए, बोले प्रॉपर्टी इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल, अच्छा सुनो, लोकल अथॉरिटी मतलब कौन? पढ़ाई थे ना। लोकल अथॉरिटी मतलब केएमसी, ग्राम पंचायत। जैसे हम लोग का इस एरिया में है, हम लोग का ये बालीगंज एरिया में खेया, आप लोग पाड़ा में है ना बाबू। तो ये क्या है? खेया क्या है? केएमसी क्या है? केएमसी का हॉल है, हॉल। केएमसी जो है उसी हॉल में, इस एरिया का 90% फंक्शन उसी हॉल में होता है। क्या है? सस्ता हॉल है, बड़ा हॉल भी है, सुंदर भी है और केएमसी का है। तो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। तो वहाँ से जो भाड़ा, अच्छा लेकिन भाड़ा लगता है, इंटरेस्टिंग, भाड़ा लगता है कि नहीं लगता बताइए? 10,000 12,000 ऐसे करके ऑन एन एवरेज में भाड़ा लग जाता है। वो जो 10,000 12,000 या 5,000 मान लीजिए भाड़ा लगा एक एग्जाम्पल के लिए, तो कमाई तो हो रहा ना लोग का, तो लोगों को टैक्स देना चाहिए। वो लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। क्या है? प्रॉपर्टी इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी। आपके एरिया में भी होगा, देखना आप लोग अपने एरिया में कि हर एरिया में केएमसी का या ग्राम पंचायत का एक तो बनाया हुआ है क्लब, उसको भाड़ा लगा के पैसा कमा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी इज नॉट टैक्सेबल। यस और नो गाइस? दूसरा लिखिए, 5 तो लिखेंगे। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। एजुकेशनल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी इनकम में टैक्स नहीं लगता है। जैसे सीयू के पास मान लीजिए ऑडिटोरियम है, सीयू का ऑडिटोरियम है, क्या कॉलेज स्ट्रीट कैंपस में जाएंगे ना, एमकॉम जब आप लोग करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे सीयू के पास ऑडिटोरियम है, हॉल है बहुत बड़ा। सीयू क्या किया, मान लीजिए आपके कॉलेज में जगह नहीं, शुरू होते ही खत्म हो रहा कॉलेज, तो उस केस में कॉलेज वाला क्या करता है, जाके सीयू से भाड़ा लेता है, तो सीयू उसको पैसा देता है, सीयू को पैसा देता है, सीयू का इनकम हुआ ना, लेकिन इसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेशनल पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी है उससे जो कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कितना पॉइंट हो गया बताइए? 2। तीसरा लिखिए, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, जैसे बंगाल में रहते हैं तो टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कोई भी पार्टी ऑफिस है। सीपीएम तो अब अस्तित्व में ही नहीं है, 2 ही तो पार्टी नजर आएगा, वो टीएमसी और बीजेपी। बस समझे? तो बंगाल में जो लोग रहते हैं वो लोग टीएमसी बीजेपी, टीएमसी बीजेपी जानते हैं। बस समझे? तो ये जो टीएमसी बीजेपी लोग का पार्टी ऑफिस है, तो ये लोग का पार्टी ऑफिस जो है, पार्टी ऑफिस में भी तो कुछ कमाई हो जाता है। जैसे पार्टी ऑफिस का क्लब देखिएगा, नीचे में ऑफिस है, ऊपर मान लीजिए बहुत बड़ा क्लब है, उसको भाड़ा लगा करके पैसा कमाए, तो उस पैसा पे टैक्स लगेगा नहीं। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट लिखिए, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। 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 हाउस प्रॉपर्टी, एक घर तक, अगर आपका एक घर रहेगा ना, एक घर है उसमें आप खुद रहते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट लिखिए, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन लिखिएगा, रजिस्टर्ड। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। और लास्ट लिखिए ट्रेड यूनियन। और लास्ट लिखिए प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अप्रूव्ड, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।